नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने रख रहे हैं हमारा ये प्यारा सा उदय बैच, है ना। और इस उदय बैच के अंदर हम लोग आप सभी के अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको मुख्य तौर पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट करा रहे हैं, है ना। हमने अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको देखा है। इंग्लिश यहाँ पर आप देखते हैं कि हम कवर कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन कवर कर रहे हैं, साइंस कवर कर रहे हैं। अभी जो हमारा सोशल साइंस या फिर जो सामाजिक अध्ययन वाला विषय है इसके अंतर्गत हमने एक चैप्टर को आप सभी के साथ अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत क्या किया था दोस्तों, शुरू किया था। चैप्टर का नाम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, है ना। इस चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आपकी जो इतिहास की पुस्तक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, वहां पर हमारा ये प्यारा सा अध्याय या फिर प्यारा सा चैप्टर मौजूद है, ठीक है। तो हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग ये जो प्यारा सा हमारा चैप्टर है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इसका लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। आप सभी के साथ अपनी पिछली क्लास में हमने इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा, आपसे गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि भाई पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 को देख लें ताकि आपके लिए इस लेक्चर नंबर 2 को समझना बहुत ही सरल हो जाए। चलिए दोस्तों, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि भाई हमारी आज की इस क्लास में आप और हम पढ़ेंगे क्या। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, और इस जर्मनी नामक देश के अंदर आप देखते हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, शासक बनता है या फिर आप देखते हैं कि भैया नेता बन जाता है, और इस व्यक्ति का नाम है हिटलर। आखिर जर्मनी में हिटलर के पास शक्ति कैसे आती है और फिर वो जर्मनी का शासक कैसे बन जाता है। अब हिटलर जो था वो एक पार्टी से संबंधित था जिसे हम लोग क्या कहते थे दोस्तों, जिसे हम लोग नाजी पार्टी, है ना। इस पार्टी को हम लोग नाजी पार्टी या फिर इसको नाज़ी पार्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे भारत में आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, हमारे यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। ऐसे ही जर्मनी के अंदर भी आप देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी और एक राजनीतिक दल था, और उस राजनीतिक दल का नाम था नाजी पार्टी या फिर नाज़ी पार्टी। और इसी पार्टी के द्वारा आप देखते हैं कि हिटलर जीतता है और फिर आगे बढ़ता है। तो इस पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, इस पार्टी की क्या सोच थी और हिटलर इस पार्टी में कैसे शामिल हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हिटलर बहुत अच्छा भाषण दिया करता था। जिस तरीके से वो अपनी बातों को या फिर वक्तव्यों को रखता था तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उसकी बातों में लोग दीवाने हो जाते थे। जो उसने बोल दिया लोगों को लगता था कि भाई ये पत्थर की लकीर है, ये तो पूरे तौर पर होगी। और इसी भाषा की जो ये उसकी पकड़ थी और ये जो भाषण की उसकी जो कला थी, इसी से मंत्रमुग्ध होकर लोगों ने उसे अपना नेता चुना था। क्या है इसकी पूरी कहानी वो डिस्कस करेंगे। भाई ये चुना जाता है लोगों के द्वारा, हिटलर लोगों के द्वारा चुना जाता है, जनता इसको अपना चयन, इसको अपना नेता बनाती है। लेकिन आप देखते हैं कि फिर ये लोकतंत्र को ही खत्म कर देता है। क्यों, वो समझेंगे। उसी के साथ आप देखते हैं कि देश में तो वो ये सब चीजें कर ही रहा था कि देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहा था। उसी के साथ हिटलर की यह ख्वाहिश थी कि वो दुनिया जीतना चाहता था, और इस दुनिया जीतने की वजह से आप देखते हैं कि वो क्या करता है दोस्तों, पूर्वी यूरोप पर हमला करता है, यानी कि मुख्य तौर पर पोलैंड नामक इलाके पर हमला करता है। और उसी के साथ आप देखते हैं कि हिटलर की इसी सनकीपन की वजह से या फिर आप देखते हैं कि हिटलर की इसी महत्वाकांक्षा की वजह से हम देखते हैं कि दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की ओर चली जाती है। और ये जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से 1945 तक चलता है, और 1945 में हिटलर की मौत के साथ ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। तो हमारा आज का पूरा ये जो लेक्चर है दोस्तों, ये टिका हुआ है हिटलर कैसे आता है, हिटलर कैसे शासक बनता है, हिटलर की क्या सोच रही थी और हिटलर का अंत किस तरीके से होगा, उस पर हम लोग अपनी आज की इस क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इतिहास से संबंधित बहुत सारी नई नई बातें दोस्तों आप सभी को जानने को, समझने को, पढ़ने को मिलने वाली हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब क्लास को करें शुरू, क्यों ना उससे पहले क्विक रिवीजन कर लें, है ना। क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 में जिन चीज़ों को डिस्कस किया था एक बार उसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा हर एक बच्चा उसको अपने साथ जोड़ सके। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि एक लड़ाई से, या फिर हम देखते हैं कि एक तिथि से, जिसे हम लोग कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध, है ना। तो दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि दुनिया में अभी तक 2 बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए हैं और इनको वर्ल्ड वॉर्स कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि भाई एक ही समय के अंदर उस समय के दुनिया के सबसे पावरफुल देश एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे और ये एक दूसरे पर बड़े स्तर पर अटैक कर रहे थे, है ना।
तो दुनिया में जो सबसे पहला हमें विश्व युद्ध दिखता है, जैसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोस्तों 1914 से शुरू हुआ और 1918 में आप देखते हैं कि खत्म हुआ। अच्छा, 1914 से 1918 तक चले इस प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि दो ग्रुप बन गए थे, है ना। आप देखते हैं कि एक तरफ था दोस्तों मित्र राष्ट्र, क्या कहा जाता था दोस्तों, इनको कहा जाता था मित्र राष्ट्र, और दूसरा जो ग्रुप था भैया उसका नाम था केंद्रीय शक्तियां। ठीक है, केंद्रीय राष्ट्र या फिर आप देखते हैं कि केंद्रीय शक्तियां। ठीक है, जी हाँ, केंद्रीय शक्तियां। तो दो ग्रुप हमें दिखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, और इन ग्रुप में हमें कौन कौन दिखता है दोस्तों, देखिए। तो केंद्रीय शक्तियों के अंदर आप सभी को पता है, इसमें था एक जर्मनी, उसी के साथ आप देखते हैं दूसरी तरफ हमें दिखता है दोस्तों ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, ध्यान से सुनिए और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलिए। और तीसरी कंट्री जो केंद्रीय शक्तियों में शामिल थी दोस्तों, वो था हमारा ऑटोमन साम्राज्य। कौन सा दोस्तों, ऑटोमन साम्राज्य। और ऑटोमन साम्राज्य को आज के समय में अपन लोग किस नाम से पुकारते हैं, ऑटोमन साम्राज्य को हम लोग आज के समय में तुर्की कहते हैं, टर्की जिसे कहा जाता है। वहीं मित्र राष्ट्र, इस ग्रुप में कौन था दोस्तों, इस ग्रुप में था रूस। ठीक है, इस ग्रुप में था फ्रांस। ठीक है दोस्तों, इस ग्रुप में था दोस्तों ब्रिटेन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लैंड के नाम से भी पुकारते हैं। और उसी के साथ यहां पर हमें दिख रहा था अमेरिका। ठीक है, तो दुनिया के उस समय के जितने भी पावरफुल देश थे भैया जी, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। एक तरफ था केंद्रीय शक्तियां, दूसरे तरफ था मित्र राष्ट्र। अब ये दोनों के दोनों जो ग्रुप थे ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। अब साल 1918 तक आते आते आप देखते हैं कि ये जो केंद्रीय शक्तियों वाला ग्रुप था ये क्या करने लग जाता है दोस्तों, ये कमजोर पड़ जाता है, और रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ये ग्रुप पावरफुल हो जाता है, और ये सभी देश क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस युद्ध को जीत लेते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य जो था इसको तहस नहस किया जाता है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऐसे ही जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य था इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है, और आखिर में साल 1918 में हम देखते हैं कि जर्मनी की हार के साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। अब ये जो जितने भी देश जीते थे ना, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीता था, जिन्हें हम लोग मित्र राष्ट्र कह रहे हैं, अब युद्ध जब भी होता है दोस्तों, जब भी लड़ाई होती है, तो इस लड़ाई में आप देखते हैं कि चाहे जीतने वाला देश हो चाहे हारने वाला देश हो, नुकसान सबका होता है, सैनिक सबके मरते हैं, खर्चे सबके बढ़ जाते हैं, महंगाई दोनों देशों में बढ़ जाती है, चाहे जो देश जीते या फिर जो देश हारे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से आप देखते हैं कि जितने भी जीते हुए देश थे इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और हारे हुए देशों को तो हुआ ही था। अब आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर, है ना, ध्यान से सुनिएगा, अब जो जर्मनी था, है ना, जर्मनी जब इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर गया था तो जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि राजतंत्र हुआ करता था या फिर राजा का राज हुआ करता था। और जैसे ही आप देखते हैं कि साल 1918 में जर्मनी की हार हो जाती है, और इस हार के साथ ही आप देखते हैं कि जर्मनी जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। तो जर्मनी का जो राजा था ना, वो क्या कर देता है दोस्तों, देश छोड़कर भाग जाता है। अब देश को कौन संभाले, ये बात आ जाती है। तो जर्मनी के अंदर बहुत से लोग थे जो क्या करते थे दोस्तों, जो लोकतंत्र को पसंद करते थे। लोकतंत्र का मतलब कि जहां पर चुनाव होगा, जहां पर संविधान होगा। और जब देश से राजा भाग गया था तब आप देखते हैं कि जर्मनी में बहुत से लोग जो लोकतांत्रिक विचारधारा को माना करते थे, इन सभी लोगों को दिखता है मौका। और ये सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जर्मनी का एक इलाका था जहां पर, जिस इलाके को वाइमर कहा जाता है, तो ये सभी लोग वाइमर नामक इलाके में जुड़ते हैं और देश को चलाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देश को चलाने के लिए ये लोग एक संविधान को बनाते हैं कि अब देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, देश के अंदर चुनाव होंगे और देश की जनता अपने ही में से कुछ लोगों को नेता बनाकर भेजेगी, जैसे भारत में होता है। और इसी वजह से, क्योंकि ये जो पूरा न्यू सिस्टम बना था, नया कानून बना था और नया संविधान बना था, ये वाइमर नामक इलाके में बना था, इसीलिए जर्मनी को उस समय क्या कहा जाता था, वाइमर गणराज्य या फिर वाइमर रिपब्लिक कहा जाता था। गणराज्य का मतलब ऐसा देश जो संविधान से चलता है। तो भैया राजा तो भाग गया, जर्मनी हार गया, और जितने भी ये जीते हुए देश थे ना, इन सभी देशों को समझ में आ गया कि भाई हमारा हुआ है नुकसान और हमें अपने इस नुकसान की भरपाई करनी है। अब आप देखते हैं कि जितने भी ये जीते हुए देश थे, रूस हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, ये सभी जीते हुए देश क्या करते हैं दोस्तों, ये सभी जीते हुए देश इल्जाम लगा देते हैं कि जर्मनी तुम्हारी वजह से ही हम प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या करे हैं, हमारे को नुकसान हुआ है। तो एक तो जर्मनी हार गया था, जर्मनी के हारने के बाद यहां पर कोई शासक बचा ही नहीं था, और जब राजा भाग गया तो जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि लोकतंत्र आया, और इस लोकतंत्र के अंदर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि अब यहां पर एक नई सरकार बनती है, लोकतांत्रिक सरकार बनती है। अब देश के अंदर राजा भाग चुका है, लोकतंत्र आ चुका था,
और जर्मनी के ऊपर जितने भी ये जीते हुए देश थे ये क्या करते हैं भाई, इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी ही वजह से क्या हुआ था, हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। और इसी के बाद आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर ये जो लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है ना, लोकतांत्रिक सरकार जर्मनी के अंदर जो बनती है साल 1918 के बाद, इस सरकार पर क्या किया जाता है, जो जीते हुए देश थे ना, एक प्रकार से क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं और एक संधि करते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, इस संधि को हम लोग वार्सा की संधि कहते हैं। भाई इस वार्सा की संधि में क्या होता है, इस वार्सा की संधि में आप देखते हैं कि जितने भी जीते हुए देश थे ना, जितने भी ये जीते हुए देश थे, ये सभी कहते हैं कि जर्मनी तुम्हें क्या करना होगा, तुमने जो हमारा नुकसान किया है इसकी भरपाई करनी होगी। और इस नुकसान की भरपाई के तहत जर्मनी की आधे से ज्यादा जो आप देखते थे कि जो बहुत अच्छी भूमि थी उस पर कब्जा कर लिया जाता है। जर्मनी के ऐसे इलाके जहां से कोयला निकाला जाता था उन पर कब्जा कर लिया जाता है। जर्मनी के ऐसे इलाके जहां से आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर खनिज मौजूद थे उन पर कब्जा कर लिया जाता है। और जर्मनी पर आप देखते हैं कि 10 बिलियन पाउंड का बहुत बड़ी मात्रा में आप देखते हैं कि उन पर जुर्माना लगाया जाता है कि तुम्हें 10 बिलियन पाउंड हमें देने होंगे। अब इन सभी वजह से आप देखते हैं कि जर्मनी के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और जर्मनी के लोगों को अपमानित किया जाता है। दोस्तों एक तो जर्मनी हारा, जर्मनी के ऊपर खुद हारने के बाद वहां पर कोई शासक था नहीं, कुछ समय के लिए लोकतांत्रिक सरकार बनी। ये जो जीते हुए देश थे इन्होंने इस वार्सा की संधि के जरिए, जो ये साल 1919 में हुई, इस संधि के जरिए आप देखते हैं कि जर्मनी की कमर तोड़ दी, जर्मनी के इलाकों को छीन लिया, जर्मनी के कोयले को छीन लिया, जर्मनी के खनिज को छीन लिया और जर्मनी पर पाउंड का, है ना, 10 बिलियन पाउंड का आप देखते हैं कि जुर्माना भी लगा दिया। और इसी के साथ साथ जर्मन लोगों को अपमानित भी किया। तो जर्मनी के लोग थे उनको अपमानित भी किया गया और कि तुम तो बहुत बेकार हो, तुम तो कुछ हो नहीं। तो जर्मनी के लोगों को समझ में आने लगा कि भाई ये जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है जिसको हमने चुनकर बैठाया है ना, ये बिल्कुल भी सही तरीके से शासन को नहीं ले रही है। और लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, इस चुनी हुई सरकार से हटने लगे। लोग क्या करने लगे, आपको दिखता है कि जर्मनी के अंदर क्या करने लगे, जो ये चुनी हुई सरकार थी इसको पसंद नहीं करने लगे। और जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि एक नई सोच आने लगी जिसे हम लोग कहते हैं समाजवादी सोच। समाजवादी सोच क्या है दोस्तों, ये किसी देश को चलाने का एक तरीका होता है। जैसे हम देखते हैं कि लोकतंत्र एक तरीका होता है जहां पर चुनाव होते हैं और इस चुनाव के अंदर आप देखते हैं कि चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद नेता आता है और वो नेता देश को चलाता है, जैसे हमारे भारत में होता है। तो जर्मनी के अंदर यही हो गया था। साल 1918 के बाद आप देखते हैं कि जर्मनी में लोकतंत्र आ गया था, लेकिन इन लोकतांत्रिक लोगों ने क्या किया, जर्मनी को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया। जीते हुए देशों के साथ वार्सा की संधि की और इससे देश के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे इस लोकतांत्रिक सरकार को। और इसी समय जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि एक नई विचारधारा आने लगती है जिसे समाजवादी विचारधारा कहा जाता है। ये जो समाजवादी लोग थे ये क्या कहते हैं, ये बदलना चाहते हैं पूरा का पूरा शासन। और ये देश की जो शासन की पद्धति थी, जो देश को चलाने का आप देखते थे कि जो शक्ति थी, है ना, देश को चलाने की जो शक्ति थी उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। कौन? समाजवादी लोग। तो देश में आप लोग देखते हैं कि साल 1919 के बाद जर्मनी के अंदर क्या होता है, या फिर वाइमर गणराज्य के अंदर लोकतांत्रिक सरकार और समाजवादी लोगों के बीच में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, विरोध होता है। तो बड़ी संख्या में जो लोग थे जो समाजवादी विचारधारा को मानते थे जर्मनी में, वो सड़कों पर आ जाते हैं। हालांकि जो सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, इनके पास आप देखते हैं कि वफादार सैनिक होते हैं, इनके पास एक मजबूत सेना होती है और अपने सैनिकों के बल पर क्या कर दिया जाता है, आप देखते हैं कि जर्मनी से जो ये समाजवादियों का विद्रोह था या फिर विरोध था उसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि जर्मनी के हालात सही नहीं होते हैं, क्योंकि जर्मनी से क्या लिया जा रहा है दोस्तों, उसके सारे के सारे खजाने तो ले लिए, उस पर इतना ज्यादा इल्जाम लगा दिया, उससे खनिज ले लिया, कोयला ले लिया, उसकी भूमि ले ली और उस पर बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि 10 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगा दिया। तो जर्मनी के जो हालात थे आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगे थे और जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि हालत बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। और एक समय ऐसा आ गया 1923 में कि जर्मनी ने क्या कह दिया कि भैया हम आपको ये जो जुर्माना देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कर हम जुर्माना नहीं दे सकते। और जर्मनी के पास आप क्या देखते हैं कि जितनी भी इनकी करेंसी थी, है ना, जर्मनी की करेंसी को मार्क कहा जाता था, ये पूरे तौर पर आप देखते हैं कि समाप्त हो जाती है। और उसके बाद जर्मनी सोने के बदले क्या करता है, सोना ये कंट्रीज लेना शुरू कर देते हैं। जो जीते हुए देश थे ना, वो कहते हैं कि भैया जी अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो हमें गोल्ड दो, सोना दो। और आखिर में फिर गोल्ड भी खत्म हो जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि अब देश के पास कोई भी संपदा नहीं है, देश के पास ना तो पैसे हैं ना तो गोल्ड है, इसी वजह से जर्मनी के अंदर बड़े स्तर पर महंगाई बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ने के साथ ही आप लोग देखते हैं कि देश के अंदर लोग एक दूसरे पे क्या करने लग जाते हैं, देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती है, जिसे हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं। अति मुद्रास्फीति का मतलब कि भैया जी बहुत ज्यादा महंगाई का बढ़ जाना, बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है। और बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि जो लोग थे
वो परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं इसी कालखंड में एक व्यक्ति का उदय होता है ना। आप देखते हैं कि इसी कालखंड में एक व्यक्ति का उदय होता है। उदय का मतलब एक व्यक्ति आता है जो लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास महंगाई है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो गई है, लोगों के पास क्या है दोस्तों, बेरोजगार हैं लोग, लोगों के पास काम नहीं है, देश के अंदर अपराध बढ़ चुके हैं। अब एक उम्मीद की किरण लोगों को दिखती है। एक व्यक्ति है जो कहानी में एंट्री करता है दोस्तों, जिसका नाम है हिटलर। और ये हिटलर कहता है कि भैया जी तुम मुझे अपना नेता चुनो। हिटलर क्या कहता है, तुम मुझे अपना नेता चुनो, तुम्हारे ऊपर जितने भी ज्यादा आप, हिटलर ये कहता है कि तुम्हारे यहां पर जितनी भी महंगाई है उसे खत्म कर दूंगा, देश से बेरोजगारी को हटा दूंगा, देश में अपराध को खत्म कर दूंगा और देश के अंदर सबको काम दूंगा। उसी के साथ साथ ये जो जर्मनी का अपमान हुआ था ना प्रथम विश्व युद्ध में, ये जो जीते हुए देशों ने जर्मनी की जमीन छीन ली थी, जर्मनी के कोयला खनिज और जर्मनी पर जुर्माना लगाया था, इसका बदला भी लूंगा। आप देखते हैं कि इसी वजह से आप देखते हैं कि लोगों का विश्वास हिटलर के प्रति आने लगा था। और फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, फिर आप लोग देखते हैं कि अब कहानी के अंदर एंट्री होती है हिटलर भाई साहब की, और फिर हिटलर को जर्मनी का चांसलर या फिर शासक बनाया जाता है। तो यहां तक तो हमने लेक्चर नंबर 1 की कहानी को क्विकली आप सभी के साथ समाप्त किया। अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भैया जी हिटलर भाई साहब आखिर कैसे शासक बन जाता है, और उसके बाद फिर वो पूरे के पूरे जर्मनी को किस तरीके से प्रभावित करता है और क्या क्या चीजें वो हमें करता हुआ दिखता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है जी हाँ। तो दोस्तों ये जो हिटलर है ना, हिटलर जो है दोस्तों आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी के पास ही एक देश है, वहां पर एक गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था। और ये ना प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या करता है दोस्तों, इसने भागीदारी ली थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ये सेना में शामिल था। ये हिटलर जो था ये एक सैनिक था और ये जर्मनी की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ चुका था। साल 1914 से साल 1918 तक ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था ना, इसमें एक सैनिक के तौर पर आप देखते हैं कि भाई साहब हिटलर भाई साहब ने इस युद्ध के अंदर भागीदारी ली थी, जिसमें जर्मनी हार गया था। और जर्मनी की हार के बाद आप सभी को पता है कि जो वारसा की संधि हुई थी, इस वारसा की संधि पर जो शर्तें थी ना, इससे हिटलर बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि इससे देश की बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि अपमान हुआ था। हिटलर जो था आप देखते हैं कि वो वारसा की संधि से खुश नहीं था। उस समय के नेताओं ने जिन नेताओं ने इस वारसा की संधि को किया था जर्मनी में रहते हुए, उनको भी हिटलर पसंद नहीं करता था। तो हिटलर का मानना था कि इस वारसा की संधि से हमारी जो अपमान हुआ है, हमारी जो शक्तियां हैं वो छीन ली गई हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हिटलर आपको काम करते हुए दिख रहा है। अब हिटलर का जन्म कहां पर हुआ दोस्तों, ये तो हमने देख लिया। हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल को, है ना, 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ। और 30 अप्रैल 1945 को आप देखते हैं कि साल 1945 में हिटलर की कहानी खत्म खल्लास फिनिश होगी। ठीक है, तो यहां तक तो हमने इसको अच्छे तरीके से समझा कि भैया आता कहां से था, ये कौन से परिवार से था। एक गरीब परिवार में जन्म लिया, सेना में शामिल हुआ और ये पसंद नहीं कर रहा था वारसा की संधि से। और इसके दिल में आप देखते हैं कि गुस्सा था, किनके प्रति, जो जीते हुए देश थे ना उनके प्रति गुस्सा था और ये उनसे बदला लेना चाहता था। फिर क्या हुआ, फिर आप देखते हैं कि साल 1919 में आप देखते हैं कि साल 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई जाती है। ठीक है, एक छोटी सी पार्टी बनाई जाती है, एक राजनीतिक दल जर्मनी के अंदर बनता है जिसका नाम रखा जाता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। और ये जो राजनीतिक दल था दोस्तों, बाद में आप देखते हैं कि इसी दल पर हिटलर ने क्या कर लिया दोस्तों, इसका बाद में नाम पलट दिया। तो हिटलर आप देखते हैं कि साल 1919 में एक पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी में बनती है जिसका नाम रखा जाता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर इसी पार्टी के साथ जुड़ता है क्योंकि हिटलर एक बेहतरीन वक्ता था, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातचीत करता था। तो वो उस पार्टी के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करने लग जाता है और उसके बाद आप देखते हैं कि वो जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम पलटकर क्या कर देता है दोस्तों, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख देता है ना। तो भैया पार्टी का नाम बदला गया और अब आप देखते हैं कि इसका नाम क्या रख दिया गया, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और उसके बाद भी आप देखते हैं कि ये अपनी पार्टी का एक और बार नाम बदल देता है। बाद में इस पार्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों, नाजी पार्टी या फिर नाजी पार्टी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये पार्टी थी जिससे आप देखते हैं जिस पार्टी से आता था हिटलर, है ना। तो हिटलर जिस पार्टी से संबंधित था, शुरुआत में उसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, फिर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और उसके बाद फिर इसे नाजी पार्टी या फिर नाजी पार्टी दिया गया। ये इनका चिन्ह होता था दोस्तों, ये जो स्वास्तिक आप देख रहे हैं ना, ये स्वास्तिक इनका पॉलिटिकल चिन्ह हुआ करता था। अब दोस्तों होता क्या है ना, तो हमने ये तो देख लिया कि हिटलर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली और उसका नाम उसने नाजी पार्टी या फिर नाजी पार्टी रख लिया और इसके दिल में गुस्सा भरा हुआ है जीते हुए देशों के प्रति, जो मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका के प्रति, रूस के प्रति, आप देखते हैं कि फ्रांस के प्रति, ब्रिटेन के प्रति, पोलैंड के प्रति, ये जो बड़े बड़े देश थे जो जीत गए थे ना, इनके प्रति आप देखते हैं कि गुस्सा था हिटलर के दिल में। समय गुजरता चला जाता है और साल आता है साल 1923।
इस साल 1923 में हम लोग देखते हैं कि भैया जी हिटलर ना बर्लिन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ये क्या करता है भाई, ये उस समय की जो सरकार थी जर्मनी के अंदर, उस समय की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, ये कहता है कि हम ना इस लोकतांत्रिक सरकार को ही हटा देंगे। तो ये अपने कुछ साथियों के साथ जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां पर पहुंचता है और बर्लिन राजधानी पर कब्जा करना चाहता है। ये चाहता है कि भाई अगर हमने राजधानी पर कब्जा कर लिया तो फिर हमारी ही पूरे देश पर कब्जा हो जाएगा। तो साल 1923 में आप देखते हैं कि हिटलर जो था अपने कुछ साथियों के साथ देश की राजधानी बर्लिन पर कब्जा करने का प्रयास करता है, लेकिन ये जो प्रयास होता है दोस्तों असफल हो जाता है ना। भैया देश की सेना के सामने तुम कहां टिक पाओगे। आप देखते हैं कि हिटलर का ये जो प्रयास था ये असफल हो जाता है और हिटलर को बंदी बना दिया जाता है और इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता है कि तुम तो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम देश की सरकार को दबा रहे हो, देश की सरकार को खत्म कर रहे हो, तो इसके खिलाफ देशद्रोह यानी कि देश के खिलाफ काम करने का मुकदमा चलता है। इसको जेल में रखा जाता है, हालांकि इसको फिर बाद में रिहा भी कर दिया जाता है। 1927 के आसपास आप देखते हैं कि इसको जो कोर्ट था आप देखते हैं कि इजाजत दे देता है बाहर आने की। ठीक है, तो ये कोशिश भी करता है पहले लोकतांत्रिक सरकार को हटाने की। अब हिटलर को समझ में आ जाता है दोस्तों, है ना, कि साल 1923 में इसने कोशिश की अपने दोस्तों के साथ, अपने कुछ लोगों के साथ कि ये राजधानी पर कब्जा कर लेगा और फिर पूरा का पूरा जर्मनी इसका हो जाएगा, फिर ये अपने हिसाब से चलाएगा, लेकिन ये असफल हो गया। अब हिटलर को समझ में आया कि हमें अब सीधे तरीके से शासन में शामिल होना होगा। और सीधा तरीका क्या है दोस्तों, सीधा तरीका है भैया चुनाव में खड़े हो, है ना, चुनाव में खड़े हो, इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन में खड़े होने के बाद लोगों से वादे करो और उसके बाद फिर क्या हो, देश को चलाने की जो शक्ति है उसको प्राप्त करो, है ना। तो अब आप देखते हैं कि हिटलर क्या करेगा, यहां पर हम देखते हैं। तो साल 1930 के दशक के आसपास, यानी कि साल 1930 के आस के शुरुआती समय में हम देखते हैं, यानी कि साल 1921 से साल 1927 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इस कालखंड में जो हिटलर की पार्टी थी ना उसको लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये लोग चुनाव वगैरह में तो भाग लेते नहीं थे। आप देख रहे हैं कि ये सरकार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिटलर और हिटलर के साथियों की, हिटलर और हिटलर के लोगों का समर्थन ज्यादा नहीं था। लोग जो थे जर्मनी के वो हिटलर को जानते थे, हिटलर की पार्टी को जानते थे, लेकिन इसको ज्यादा साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन आप देखते हैं कि जब हिटलर बाहर आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टी बनाता है ना, जब साल 1928 में हिटलर बाहर आ चुका होता है तो उसके बाद उसको समझ में आता है कि भाई हमें ना चुनाव में भाग लेना होगा। और साल 1928 में देश में चुनाव होते हैं, तो उस समय जो हिटलर की पार्टी थी, ये रहा भैया हिटलर तो साल 1928 में जो देश में चुनाव होते हैं और उस समय जो हिटलर की पार्टी थी उसको मात्र 2.8% वोट मिलते हैं। बहुत कम वोट मिलते हैं दोस्तों, है ना, बहुत ज्यादा कम, यानी कि लोगों ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया साल 1928 में। अब हिटलर को समझ में आ गया कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अब ये लोगों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने की कोशिश करता है। और साल 1932 में आप लोग देखते हैं कि दोस्तों दोबारा चुनाव होते हैं। 1932 में जर्मनी में दोबारा चुनाव होते हैं और इसमें जो हिटलर की पार्टी थी उसको 37% वोट मिलते हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है। हिटलर की जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, नाज़ी पार्टी, उसको पहले लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। शुरुआत में 1928 में 2.8% वोट मिले और साल 1932 आते आते उसको देश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पहचान मिली और देश में लगभग 37% लोगों ने उसे अपना वोट दिया। तो हिटलर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हिटलर का जो भाषण था, जो वादे थे ना, उससे हिटलर ने ऐसा किया, है ना। तो साल 1928 से साल 1932 में ऐसा क्या हुआ कि जनता इतने बड़े तौर पर हिटलर की दीवानी हो गई और हिटलर को उन्होंने अपना नेता बना लिया, हिटलर को उन्होंने अपना शासक बना लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों हिटलर की भाषणबाजी। आज तक अगर हम लोग दुनिया के अंतर्गत देखें, बहुत कम ऐसे लोग हैं जब वो बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि भाई बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। इस तरीके से आप देखते थे कि वो भाषण दिया करता था कि जो वो बात कह दिया करता था लोग अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो बहुत अच्छा वो वक्ता था, बहुत जबरदस्त तरीके से वो अपनी बातचीत को रखा करता था और उसी भाषण की कला की वजह से आप देखते हैं कि उसने लोगों को अपनी तरफ क्या किया, ले लिया। तो हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था, वक्ता मतलब भैया बोलने वाला था, और वो अपने भाषण के जरिए क्या कर रहा था दोस्तों, लोगों को अपनी तरफ मिला रहा था। और उसने लोगों से कहा कि मैं देश को विकास की तरफ लेके जाऊंगा। देश में महंगाई थी, देश में गरीबी थी, देश में भुखमरी थी, देश में बेरोजगारी थी, देश के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब थे। हिटलर ने कहा कि तुम मुझे चुनो, मैं देश में हर समस्या को खत्म कर दूंगा, और लोगों को रोजगार का वादा दिया। लोगों के पास काम नहीं था तो हिटलर ने कहा कि भैया मुझे चुन लो, मैं देश के अंदर विकास लेकर आऊंगा और देश के अंदर रोजगार को पैदा करूंगा। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हिटलर ने अपनी रैलियों के अंदर, हिटलर की जो रैलियां निकला करती थी देश में, वहां पर स्वास्थ्य क्या दोस्तों, इनका पॉलिटिकल चिन्ह था। जैसे हर राजनीतिक दल का एक चिन्ह होता है ना,
तो ऐसे ही जो हिटलर की पार्टी थी उनका जो चिन्ह था वो था स्वास्तिक। इस स्वास्तिक के निशान को हिटलर ने क्या किया दोस्तों, हर जगह लाना शुरू किया। लाल झंडे इनकी पॉलिटिकल पार्टी के थे, उनको बांटना शुरू किया और लोगों को क्या किया, एक तरीके से ताली बजाने के लिए, तो एक प्रकार से स्पेशल ताली भी ये बजवाया करता था, तो उसके जरिए भी इसने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और बड़े स्तर पर लोगों से लुभावने वादे किए कि देश की हर समस्या का सिर्फ मैं ही एक सल्यूशन हूं, अगर मुझे चुन लिया तो मैं पूरे देश के अंदर समस्याओं को खत्म कर दूंगा। और हिटलर जो था दोस्तों अपने आप को एक मसीहा के तौर पर पेश कर रहा था कि भाई सारी समस्या का इलाज मैं ही हूं, देश की हर एक समस्या को मैं ही खत्म कर सकता हूं। उसी के साथ आप देखते हैं कि देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक संकट टूट चुके थे। जो जर्मनी था आप देखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि वार्सा की संधि की वजह से बहुत ज्यादा उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, देश में महंगाई बढ़ी हुई थी, तो जर्मनी की आर्थिक हालात सही नहीं थे। देश के अंदर आप देखते हैं कि लोग उस समय की जो सरकार थी जो देश को चला रही थी उसको भी पसंद नहीं कर रहे थे। उस समय कोई इतना बड़ा नेता नहीं था जो हिटलर के सामने आ सकता था, तो लोगों को सिर्फ अपनी आखिरी उम्मीद हिटलर ही दिख रही थी जर्मनी के अंदर, और वो हिटलर को क्या करते हैं फिर दोस्तों बड़े स्तर पर अपना नेता बनाते हैं और आखिरी किरण लोगों को हिटलर ही दिख रही थी और ये सभी लोग हिटलर के फिर दीवाने हो जाते हैं, है ना। हिटलर को क्या करते हैं दोस्तों, दीवाने हो जाते हैं। और साल 1932 में आप देखते हैं कि भैया इलेक्शन हुए और साल 1932 के इलेक्शन में 37% जो वोट थे किसको मिल गया दोस्तों, आप सभी को पता है कि वो मिल जाता है हिटलर को। तो साल 1932 का जो चुनाव था उसमें हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी या फिर नाजी पार्टी को 37% वोट मिलते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, साल 1933 में, है ना, यानी कि इसके कुछ ही महीने बाद जनवरी के अंदर आप देखते हैं 30 जनवरी को जो राष्ट्रपति थे, जर्मनी के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, हिंडनबर्ग जिनका नाम था, वो हिटलर को मौका देते हैं कि आप क्या करो, आप जर्मनी के चांसलर बन जाओ। जैसे भारत में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही जर्मनी के अंदर चांसलर का पद होता है ना, और ये बहुत ही शक्तिशाली पद है। तो साल 1932 के चुनाव बड़े स्तर पर जीतने के बाद उस समय का जो राष्ट्रपति था हिंडनबर्ग, वो आमंत्रण देता है हिटलर को कि आओ आप देश के चांसलर के पद को संभालो, यानी कि देश का सबसे पावरफुल पद अब आपको दिया जाता है। और उसी के बाद आप देखते हैं कि ये सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा पद था, देश का सबसे बड़ा पद था। अब देश को चलाने की आप देखते हैं कि जो पावर थी कहीं ना कहां आ गई थी दोस्तों, आप देखते हैं कि हिटलर के पास आ गई थी, है ना। तो साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के अंदर लड़ा हुआ सैनिक आप देखते हैं कि साल 1932 तक आते आते उसी देश का चांसलर या फिर आप देखते हैं कि शासक बन जाता है। अब हिटलर क्या करेगा, अब यहां से कहानी बिल्कुल पलट जाएगी दोस्तों। अब यहां से आप देखेंगे कि हिटलर का जो असली चेहरा था वो लोगों के सामने आएगा और ये चेहरा इतना डरावना है कि दुनिया ने कभी भी इसकी कल्पना नहीं करी थी, है ना। हिटलर अपने देश के अंदर तो तबाही मचाएगा ही, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भैया देश के बाहर भी ये हाहाकार मचाएगा, लोगों को बड़े स्तर पर क्या करेगा दोस्तों, परेशान करेगा। तो अब हिटलर साल 1932 तक आते आते देश का चांसलर बन चुका है। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये जब शासक बनता है ना तो सबसे पहले ये लोकतंत्र को ही समाप्त करता है। ये आप देखते हैं कि हिटलर जब चांसलर बनता है लोकतांत्रिक तरीके से ही नेता बनता है देश का, लेकिन हिटलर अब जब लोकतांत्रिक तरीके से ही नेता बन जाता है तो इसको समझ में आ गया था, क्योंकि अब दोबारा अगर चुनाव होंगे तो ऐसा हो सकता है कि किसी और को मौका मिल जाए। तो ये देश के अंदर क्या करता है, ये देश के अंदर से लोकतंत्र को ही समाप्त करने की कोशिश करता है। देश को चलाने की पावर ये हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने की कोशिश करता है ना। तो ये सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, देश की जो संसद थी ना जर्मनी की, उसमें रहस्यमय तरीके से आग लगा देगी। भाई हमारे देश में भी संसद है, अब देश की संसद जो होती है उसमें नेता लोग बैठते हैं, देश को चलाने के कानून वानून बनाते हैं, देश की संसद में ही इसने आग लगा दी और देश की संसद को तबाह कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, देश की संसद को तबाह कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसी के साथ साथ इसने इसके जरिए क्या दिया कि भाई अब देश में कोई संसद नहीं होगी, देश को चलाने का सारा फैसला कौन लूंगा, मैं ही लूंगा। और देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करने की ये कोशिश करता है और देश में क्या करता है दोस्तों, ये तानाशाही लाता है। तानाशाही का मतलब क्या होता है दोस्तों, तानाशाही का मतलब होता है कि अब देश को चलाने की सारी पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होगी एंड दैट इज गोइंग टू बी हिटलर। देश से लोकतंत्र खत्म कर रहा है। देश के अंदर आप देखते हैं जो संविधान था, उसकी जो किताब थी उसको फाड़ के फेंक देता है कि मैं नहीं मानता इसको। देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीकों को समाप्त करने के लिए देश में संसद में आग लगा देता है और अब देश को चलाने की सारी पावर हिटलर कहता है कि अब वो मेरे पास ही है, जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा। चलिए फिर क्या हुआ दोस्तों, अब भयावह कहानी यहां से और शुरू होती है। हम देखते हैं कि 28 फरवरी साल 1933 में हिटलर क्या करता है दोस्तों, एक फायर ड्रिकी की घोषणा करता है, एक तरीके से एक नया कानून लाता है और जिसके जरिए आप लोग देखते हैं कि जिसके जरिए वो अपने देश के अंदर क्या करता है, जो नागरिक थे ना उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटना शुरू कर देता। तो साल 1933 में एक कानून हिटलर के द्वारा लाया जाता है और देश के अंदर उस समय जर्मनी में
आप देखते हैं कि ईसाई धर्म के मानने वाले लोग थे। ऐसे ही एक समूह था जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिन्हें कहा जाता है यहूदी। यहूदी भी एक धर्म है जिन्हें इंग्लिश में हम लोग ज्यूस कहते हैं, है ना। जैसे इस्लाम धर्म मुसलमानों का होता है, सनातन धर्म हमारे हिंदू भाइयों का होता है, ऐसे ही आप देखते हैं कि ईसाई धर्म भी होता है यूरोप में, और ज्यूस या फिर यहूदी धर्म भी होता है। तो ये यहूदी लोग भी आप देखते हैं कि जर्मनी में रहा करते थे। तो धर्म के आधार पर आप देखते हैं कि हिटलर जो था लोगों को कहीं ना कहीं क्या करता है, बांटना शुरू कर देता है ना, इस कानून के तहत। और वो ये कहता है कि भैया जी अब ना मैं बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप बनाऊं। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब कि मैं बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप बनाऊंगा, है ना, और इन कैंपों के अंदर जो लोग मेरे खिलाफ जाएंगे ना उनको रखना शुरू कर दूंगा। तो साल 1933 तक आते आते वो देश के अंदर सारी पावर अपने ऊपर रख चुका होता है, सारी पावर देश को चलाने की उसके पास होती है। वो नागरिकों के जो अधिकार थे उनको खत्म कर देता है देश के। अब कोई भी नागरिक उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता है, और अगर कोई उसके खिलाफ बात करेगा तो उनको वो कंसंट्रेशन कैंपों में डलवा देगा, उनको मुजरिमों की तरह जेलों में रखना शुरू कर देगा। कंसंट्रेशन कैंप मतलब एक तरीके की जेल ही है। फिर आप देखते हैं कि दोस्तों 3 मार्च 1933 को, है ना, आप देखते हैं कि एक प्रकार का एक नया कानून बनाता है जिसे कहा जाता है विशेष अधिकार अधिनियम, इन बेलिंग एक्ट भी इसे कहा जाता है। और इसके तहत हिटलर अपने आप को क्या कर देता है दोस्तों, इसके तहत हिटलर अपने आप को जर्मनी का तानाशाह घोषित कर देता है कि भाई कोई नहीं है टक्कर में, कि कोई नहीं है टक्कर में, हिटलर खड़ा है यहां पर, अपने आप को इस तरीके से बताता है। 1933 में आप देखते हैं कि जीते हुए भी कुछ ही वक्त हुआ है, इसको जनवरी में इसको बनाया चांसलर, और आप देखते हैं कि मार्च आते आते वो अपने आप को जर्मनी का क्या घोषित कर देता है, तानाशाह घोषित कर देता है कि अब देश को चलाने की सारी शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति हिटलर के पास होगी। और उसी के साथ साथ हिटलर ये भी कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कि देश के अंदर जो और पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर नाज़ी पार्टी तो थी, उसके साथ साथ दूसरी भी राजनीतिक दल थे, तो हिटलर उन सभी राजनीतिक दलों को क्या कर देता है दोस्तों, उन पर बैन लगा देता है कि अब देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिटलर की ही पार्टी होगी, कोई और राजनीतिक दल या फिर कोई और समूह नहीं हो सकता, है ना। और अगर कोई व्यक्ति हिटलर की बातों को नहीं मानता था तो वो क्या करता था, उसने पुलिस बनाई थी और पुलिस को ऑर्डर कर दिए थे कि भैया जी पकड़ो, जो व्यक्ति मेरे खिलाफ बात करेगा, जो व्यक्ति मेरे खिलाफ काम करने की कोशिश करेगा तो उनको यात्रा गृह, यात्रा गृहों का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन कैंप, एक तरीके का जेल, बड़ा खतरनाक जेल जहां पर लोगों को जानवरों के तरीके से रखा जाता है। इस तरीके से लोगों में डर बनाने की कोशिश आप देखते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने करनी शुरू कर दी थी। तो 1933 मार्च आते आते आप देखते हैं कि हिटलर जो था पूरे तौर पर जर्मनी का तानाशाह बन चुका था, डिक्टेटर बन चुका था, और देश से लोकतंत्र की कहानी खत्म हो चुकी थी। और अब देश का सर्वे सर्वा कौन था दोस्तों, हिटलर ही दिख रहा था। चलिए, देश के अंदर तो हिटलर ने भैया इस तरीके की चीजों को किया, है ना, ये तो हमें समझ में आया। और देश के अंदर उसने अपने आप को तानाशाह बना लिया कि कोई अब उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, कोई उसको दबा नहीं सकता, कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, कोई राजनीतिक दल देश में नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है कि हिटलर जो था वो महत्वाकांक्षी था। उसको क्या था दोस्तों, उसको याद थी साल 1919 में वारसा की संधि, और जिन देशों ने जर्मनी के चीज़ों को छीना था, उनकी ज़मीनों को छीना, उनके खजानों को छीना, उनके संसाधनों को छीना, उनके खनिजों को छीना, हिटलर उन सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाह रहा था। और यहाँ से एंट्री होती है एक और बिंदु की दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हिटलर की क्या थी दोस्तों, विस्तार की नीति। विस्तार की नीति का मतलब कि भाई हिटलर की ये ख्वाहिश थी कि वो क्या करे, वो जर्मनी को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल देश बनाए। हिटलर की ये सोच थी कि मेरा जो देश होगा ना, दुनिया का सबसे पावरफुल देश होगा, और दुनिया के सभी देशों को मेरे देश के आगे झुककर रहना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की बात आप देखते हैं कि हिटलर कर रहा था। और हिटलर को लगता था कि अगर वो अधिक से अधिक संसाधनों को जुटा ले, उसका मानना था कि अगर वो अधिक से अधिक संसाधनों को जुटा ले, यानी कि संसाधन मतलब खनिज हो गए, है ना, लोहा हो गया, तांबा हो गया, उस समय कोयला बहुत चला करता था। तो हिटलर का ये मानना था कि अगर मेरे पास सबसे ज्यादा संसाधन होंगे तो मैं पूरी दुनिया पे क्या कर सकता हूं दोस्तों, मैं पूरी दुनिया पर सबसे पावरफुल हो जाऊंगा, और मैं अपने देश के अंदर जो गरीबी है, कमजोरी है, उसको भी हटा लूंगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि अब हिटलर क्या करता है, इसी सोच से वो संसाधनों पर कब्जा करने के लिए क्या करता है दोस्तों, जितने संसाधन जर्मनी के पास थे उनको तो दूसरे देशों ने लूट लिया था, और हिटलर को समझ में आ गया था कि भैया संसाधनों के जरिए ही मैं अपने देश से गरीबी को हटा सकता हूं। फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है दोस्तों, अब दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू करता है। साल 1939 में सितंबर के महीने में आप देखते हैं कि जर्मनी जो था, हिटलर जो था, वो पोलैंड पर अटैक कर देता है। जर्मनी है और उसी के बराबर में आप देखते हैं कि दोस्तों पोलैंड भी हमें दिखता है। तो जर्मनी जो था वो पोलैंड पर अटैक कर देता है, और उसी के साथ क्या होता है दोस्तों, उसी के साथ जो ये पोलैंड था ना, ये क्या करता है, छोटा सा देश था, छोटा सा कमजोर था देश था,
पोलैंड छोटा सा देश था, ये अपने क्या करता है, ये अपने साथी दोस्तों को बुलाता है। जैसे आपके यहाँ पर होता होगा, जब आपकी लड़ाई होती है तो आप बुलाते नहीं है, जब आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप अपने दोस्त को बुलाते हैं कि भाई मेरी लड़ाई हो गई है, चल लड़ने के लिए चल। कुछ ऐसा ही होता है। आप देखते हैं कि जो पोलैंड था, जब इस पर अटैक होता है तो क्या करता है, पोलैंड अपने साथी दोस्त फ्रांस को बुलाता है। तो पोलैंड और फ्रांस इकट्ठा हो जाते हैं और उसी के साथ आप देखते हैं कि फ्रांस कहता है कि भाई मैं आ रहा हूं तो मैं अपने एक और दोस्त देश को लेकर आऊंगा, इंग्लैंड भी आ जाता है। तो जर्मनी एक तरफ, पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ, अभी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, अटैक करते हैं। तो ये जो सितंबर का महीना था 1939 से, जब पोलैंड पर अटैक करता है हिटलर, तो यहीं से हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ये जो घटनाक्रम था, इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखते हैं कि शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में आप देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप बन गए थे, ऐसे ही दूसरे विश्व युद्ध में भी हमें दिखता है कि दोस्तों बहुत सारे ग्रुप हमें बनते हुए दिखते हैं। जैसे हमने देखा कि एक तरफ तो ये पोलैंड था, है ना, आप देखते हैं कि एक तरफ ये पोलैंड था, पोलैंड ने अपने साथी दोस्त फ्रांस को बुलाया, फ्रांस आ गया, फिर फ्रांस ने अपने साथी दोस्त इंग्लैंड को बुला लिया, तो भैया जी इंग्लैंड भी आ गया। और इस तरफ आप देखते हैं कि दोस्तों जर्मनी अकेला था। भाई जर्मनी अकेला थोड़ी था, जर्मनी क्या दोस्तों अपने कुछ और साथी दोस्तों को बुलाता है। जर्मनी के साथ आ जाता है इटली और फिर जर्मनी के साथ आ जाता है जापान। दोस्तों फिर आप देखते हैं कि इस ग्रुप के अंदर एक और देश की एंट्री हो जाती है, फिर यहाँ पर अमेरिका भी आएगा। क्यों आएगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आप देखते हैं कि दोबारा से वही कहानी रिपीट हो रही है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी। दुनिया के पावरफुल देश अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जाते हैं और इस ग्रुप को क्या नाम रखा जाता है दोस्तों, इस ग्रुप का नाम था केंद्रीय शक्तियां, ठीक है। इस ग्रुप का दोबारा से आप देखते हैं कि जो नाम रखा गया था वो था केंद्रीय शक्तियां, ठीक है, सेंट्रल पावर। और ये जो देश थे दोस्तों, ये सभी देश क्या रखते हैं अपना नाम, इन सभी देशों का नाम था मित्र राष्ट्र, वही पुराना नाम, ठीक है जी, मित्र राष्ट्र या फिर अलाइड पावर, ठीक है। चलिए, तो दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि दोबारा से हिटलर की वजह से 1939 सितंबर के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया है, वैसे ही पोलैंड ने फ्रांस को बुलाया, फिर इंग्लैंड आ गया, फिर अमेरिका आ गया, फिर और भी देश इनके साथ ही आ जाएंगे और फिर जर्मनी की मदद के लिए जापान और इटली भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा प्रथम विश्व युद्ध आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर शुरू हो जाता है। तो साल 1940 में भाई जर्मनी कहता है कि भाई मैं भी अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, और जर्मनी यानी कि हिटलर के साथ आप देखते हैं कि हिटलर के दो देश और साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा हिटलर, उसी के साथ आप देखते हैं कि दोस्तों इटली, और उसी के साथ आप देखते हैं कि जापान। ये दो देश भी हमें जुड़ते हुए दिखते हैं। तो जर्मनी के साथ इटली और जापान, ये इसके दो साथी क्या बन जाते हैं दोस्तों, ग्रुप बनते हैं। और ये सभी लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग एक दूसरे पे क्या कहते हैं कि अगर कोई भी जर्मनी पर अटैक करेगा ना, तो इटली और जापान उन पर मिलकर अटैक करेंगे, ठीक है। तो बस अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। लड़ाई की वजह हमें समझ में आ गई है कि हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया। अब जब पोलैंड पर अटैक किया तो पोलैंड के जो साथी देश थे वो सभी मिलकर जर्मनी पर अटैक कर रहे थे। जब जर्मनी पर अटैक हो रहा था तो जर्मनी के साथी दोस्त यानी कि जापान और इटली, वो भी कहते हैं कि हम मिलकर अटैक करेंगे। तो बस अब चारों तरफ बमबारी ही बमबारी हमें देखने को मिलती है। और यूरोप के कई देशों में आप देखते हैं कि यूरोप के कई देशों में जो जर्मनी के समर्थन या फिर नाज़ी जर्मनी को समर्थन देने वाले लोग थे, उनकी सरकारों को बहाल किया जाता। तो आप देखते हैं कि जो हिटलर की सोच थी ना, हिटलर की ये जो नाजी सोच थी, ये अब जर्मनी के बाहर भी जाने लगती है। और यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में भी आप देखते हैं कि जो नाजी पार्टी के लोग थे वो अपनी विचारधारा को फैलाने लग जाते हैं। और साल 1940 का एक ऐसा समय था जब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नेता हिटलर हुआ करता था, और बड़े स्तर पर लोग क्या थे दोस्तों, इसकी वाहवाही मान रहे थे कि भाई देखो ये देश, ये जर्मनी का शासक बना है ना, और उसके बाद ये जर्मनी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसने पोलैंड पर अटैक किया, अब अटैक किया तो उसने अपने साथी दोस्तों को बुला लिया। तो साल 1940 तक आते आते जर्मनी जो था दोस्तों एक मजबूत स्थिति में था, और जर्मनी का शासक हिटलर सबसे ज़्यादा फेमस था अपने उस दौर में। फिर दोस्तों आप देखते हैं कि जो हिटलर था वो अपने पुराने लक्ष्य को हासिल करने पे चल पड़ा। उसका पुराना लक्ष्य क्या है भैया, पुराना लक्ष्य है कि भाई पूरा का पूरा जो यूरोप के संसाधन है ना, ये अपन को चाहिए। हिटलर की ख्वाहिश थी कि पूरा का पूरा जो यूरोप है ना, इसके अंदर जितने भी संसाधन होंगे वो मुझे चाहिए। मुझे अपनी जमीन, देश की जो सीमा है उसे बढ़ाना है, दूसरे देशों को अपने कब्जे में कर लेना है। दूसरे देश आ जाएंगे तो उनके संसाधन भी आ जाएंगे, फिर उन संसाधनों से मैं अपने देश को मजबूत कर सकता हूं। तो उसी लक्ष्य पर आप देखते हैं कि हिटलर चल पड़ता है, और वो क्या करता है दोस्तों, वो पूर्वी यूरोप पर अटैक करने की कोशिश करता है। पूर्वी यूरोप है ना, आप देखते हैं कि जो पूर्व का यूरोप था उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब ये पूर्वी यूरोप क्या है, जल्दी से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो जाता है हमारा पूर्वी यूरोप इस तरफ, ठीक है जी। इधर जो है दोस्तों ये पूर्वी यूरोप का हमारा इलाका है,
ये जो सारा का सारा क्षेत्र है ये पूर्वी यूरोप कहलाता है। तो जर्मनी ये रहा छोटा सा, जर्मनी क्या करता है दोस्तों, इस इलाके की तरफ अब हिटलर अटैक करने की कोशिश करता है। और 1941 में आप देखते हैं कि 1941 में हिटलर से सबसे बड़ी गलती हो जाती है ना। आप देखते हैं कि 1941 में हिटलर से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। भैया जी ठीक है, आप यूरोप पर अटैक कर रहे हो, ठीक है, यूरोप के देशों पर अटैक कर रहे हो, ठीक है, यहां पर बैठा था एक और सर्वशक्तिशाली देश। कौन सा देश बैठा था दोस्तों, यहां पर बैठा हुआ था रूस, ठीक है। और रूस इस झगड़े में था ही नहीं, क्योंकि उसका तो कोई झगड़ा था ही नहीं, रूस अकेला बैठा हुआ था। ये लोग लड़ रहे थे, इंग्लैंड लड़ रहा था, फ्रांस लड़ रहा था, पोलैंड लड़ रहा था, वहीं आप देखते हैं कि जर्मनी के साथ इटली और जापान लड़ रहा था। लेकिन रूस आराम से, भाई उसकी तो झगड़ा ही नहीं था, वो आराम से था। लेकिन हिटलर जो था दोस्तों, आप देखते हैं कि 1941 में अटैक कर देता है रूस पर, है ना। आप देखते हैं कि 1941 में जो हिटलर था वो रूस पर अटैक कर देता है, और वो हिटलर के लिए सबसे बड़ी गलती होती है। जो अटैक किया जाता है ना जर्मनी के द्वारा, जर्मन्स के द्वारा रशियंस पर, ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती होती है। अब भैया अब यहां से आप देखते हैं कि कहानी परिवर्तित होगी और हिटलर के लिए आप देखते हैं कि दुविधा आनी शुरू हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि हिटलर जो था दोस्तों, उसकी ये जो कदम था उससे जर्मनी जो थी दोस्तों बड़े स्तर पर क्या हो जाती है, कमजोर होनी शुरू हो जाती है ना। पूरे तौर पर आप देखते हैं कि जो हिटलर था वो पूरे तौर पर आपको कमजोर दिखता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जर्मनी है, ठीक है, हमने देखा कि ये जर्मनी है, और जर्मनी क्या है दोस्तों, यहां पर ये अगर हमारा जर्मनी है तो जर्मनी के पास हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये था रूस, ठीक है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि दोस्तों यहां पर था ब्रिटेन, ठीक है, जी हाँ। उसी के साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों यहां पर था पोलैंड, ठीक। और उसी के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग और भी देशों को देखते हैं। तो अब ये सभी देश, जैसे रूस हो गया, पोलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, अब ये सभी देशों ने मिलकर क्या करना शुरू कर दिया, जर्मनी पर हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। आपने क्या कर दिया दोस्तों, आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर जो बम थे ना, ब्रिटिश आर्मी जो थी उसने बम गिराने शुरू कर दिए। किस पर दोस्तों, जर्मनी पर। और उसी के साथ साथ रूस ने भी क्या कर दिया दोस्तों, रूस ने जो अपनी सेना को मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। रूस जो था उसने भी अपनी सेना को मजबूती के साथ खड़ा कर दिया, ठीक है। रूस जो था दोस्तों, अब उसने पहले तो जर्मनी ने अटैक किया, हिटलर ने, अब जब अटैक हो गया तो रूस की सेना तैयार हुई। अब रूस की सेना धीरे धीरे हिटलर की तरफ बढ़ रही है कि भाई हिटलर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारे ऊपर अटैक कैसे किया, ठीक है। अब आप देखते हैं दोस्तों आगे की कहानी किस तरीके से होगी। ये जो सोवियत सेना थी, सोवियत सेना का मतलब ये जो रूस था, है ना, सोवियत सेना का मतलब ये जो रूस था, ये जर्मनी को बुरी तरह रोंद रही थी। जर्मनी की सेना थी दोस्तों कमजोर थी। जर्मनी की सेना के पास थे तो एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन जर्मन्स आप देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में थे। तो जो जर्मनी की सेना थी वो टिक नहीं पा रही थी रूस की सेना के सामने। और बड़ी स्थिति में आप देखते हैं कि ये जो रूस के लोग थे वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच गए थे। भाई हिटलर की गलती देखो दोस्तों, आपको यहां पर होते हुए दिख रही है। भाई अच्छा खासा युद्ध चल रहा था, अगर हिटलर अटैक नहीं करता तो मामला चलता रहता। तो जैसे ही उसने रूस पर अटैक किया तो रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू हुई। और फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, रूस की सेना इतने आगे तक बढ़ जाती है कि वो जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां तक पहुंच जाती है। जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां तक आप लोग देखते हैं कि पहुंच गए, रशियन आर्मी पहुंच गई। और आप देखते हैं कि जो जर्मन आर्मी थे, जो जर्मनी के लोग थे, हिटलर के लोग थे, वो बिल्कुल ही आप देखते हैं कि धराशायी होने लग जाते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि युद्ध चलता रहता है। और फिर ये जो रशियन सोच थी, रशिया के अंदर आप देखते हैं कि जो रशिया के अंदर समाजवाद था, रशिया के अंदर आप देखते हैं रशिया जिस तरीके से अपने देश को चला रहा था उसे समाजवादी कहा जाता है। तो रशिया का जो बोलबाला रहा था, फिर आप देखते हैं कि रशियंस जो थे वो एक बार यूरोप के उस इलाके में आने के बाद लगभग 50 सालों तक उनका उस इलाके पर आप देखते हैं कि बोलबाला रहा करता था, ठीक है। अब आगे की घटनाक्रम को देखते हैं कि भैया जी हुआ क्या। अब इसके अंदर दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि रूस की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने एक देश के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। और वो कौन सा देश है दोस्तों, वो है अमेरिका। जैसे रूस अलग था, रूस का तो वो झगड़ा ही नहीं था, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि जर्मनी ने अटैक किया, जैसे ही हिटलर ने अटैक किया रूस पे, तो रूस रुका नहीं। फिर तो भैया जी वो जो अंदर आया है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक आ गया है और हिटलर की कहानी उन्होंने कमजोर कर दी है। अब ऐसे ही आप देखते हैं कि हिटलर ने एक और बड़े देश से फड्डा ले लिया, पंगा ले लिया, और वो क्या है दोस्तों, वो है अमेरिका। भाई अमेरिका की भी आप देखते हैं कि इस युद्ध के अंदर अब एंट्री होगी। आप देखते हैं कि क्या हुआ दोस्तों, कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ साल 1918 में, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद आप देखते हैं कि अमेरिका को समझ में आ गया था कि भाई हमें ना युद्ध में नहीं जाना, इससे जीते हुए देशों को तो नुकसान होता ही है, हारों का भी होता है। तो अमेरिका जीत गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, याद होगा आपको। और अमेरिका को समझ में आ गया था कि भाई हमें नहीं लड़ना युद्ध, हमें हमेशा युद्ध में पता है कि नुकसान होता है, चाहे कोई भी देश जीते या फिर हारे। और इसी वजह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका अपने आप को इस युद्ध से दूर करा हुआ था, वो इस युद्ध में शामिल हो ही नहीं रहा था, है ना। लेकिन आप देखते हैं कि भैया जी यहां पर कहानी में एंट्री हो जाती है जापान की।
ये जो जापान था ये किसका दोस्त है दोस्तों, आप सभी को पता है, बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों एक ही ग्रुप है ना। तो जैसे आपने देखा कि जर्मनी ने अटैक किया था रूस पर, ऐसे ही भैया जापान जो था, जापान से अब यहां पर एक गलती हो गई। जापान किस पे अटैक कर देता है दोस्तों, जापान अटैक कर देता है अमेरिका पर। उस समय का सबसे पावरफुल देश है, चुपचाप था अमेरिका। तो जापान जो था दोस्तों, आप देखते हैं कि हवाई फायरिंग करता है। कहां पर हवाई फायरिंग करता है, आप देखते हैं कि जो जापान था और उसी के साथ आप देखते हैं कि जो हिटलर के साथ ही जर्मन सेना और जापानी सेना मिलकर क्या करती है दोस्तों, अमेरिका का एक क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि पर्ल हार्बर कर क्षेत्र था, ये उसका असली चित्र आपके सामने रखा गया। तो समुद्र का किनारा था जिसे पर्ल हार्बर कहा जाता, तो इस पर जर्मन्स यानी कि जर्मनी के सेना और जापानी सेना अटैक करती है। अमेरिका का इलाका है ये पर्ल हार्बर। यहाँ पर आप देखते हैं कि 1942 में आप देखते हैं कि अमेरिका के इस पर्ल हार्बर नामक इलाके पर अटैक कर दिया जाता है। बड़ी संख्या में अमेरिकी लोग इससे क्या होते हैं दोस्तों, हताहत हो जाते हैं। और जब अमेरिका पर अटैक हुआ है, फिर अमेरिका की सरकार कहती है कि भाई अब तो हम नहीं छोड़ेंगे, अब तो जापान भी गया, अब तो जापान भी जाएगा और उसके साथ साथ जर्मनी भी जाएगा और इस युद्ध के अंदर अब हमारी भी एंट्री हो रही है। तो जब साल 1942 में आप देखते हैं कि पर्ल हार्बर पर अटैक हो जाता है और जापान के लोग और हिटलर यानी कि जर्मनी के द्वारा अटैक किया जाता है अमेरिका के हवाई अड्डे पर, उसके बाद अमेरिका कहता है कि भैया अपन आ रहा है और अब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और बड़े स्तर पर आप क्या देखते हैं कि दोस्तों अब यहाँ से कहानी भयावह हो जाती है। अब अमेरिका की एंट्री से ये जो युद्ध था वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है ना। और अमेरिका क्या कर देता है दोस्तों, अमेरिका इतिहास में इस प्रकार के बॉम्बों का यूज करता है जो आज से पहले कभी हुए नहीं और भगवान से हम आशा करते हैं कि भविष्य में ना हो। आप देखते हैं कि जो अमेरिका था साल 1942 में उस पर अटैक किया गया था और अमेरिका जापान से बदला लेना चाहता था और अमेरिका ने जापान से बदला लेने की सोच भी ली। आप देखते हैं कि साल 1945 में जापान के दो बड़े शहर कौन कौन से, हिरोशिमा और उसी के साथ आप देखते हैं कि नागासाकी, ठीक है, नागासाकी, ये दो बड़े शहर थे जापान के। इन दो बड़े शहरों पर आप देखते हैं कि अगस्त के महीने में एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब गिराए जाते हैं। दोस्तों परमाणु बॉम्ब के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, ऊर्जा होती है और इसकी चपेट में आने से आप देखते हैं कि जापान के अंदर लाखों लाख लोग तबाह हो गए। आपके सामने दोस्तों उसका उस भयावह दुर्घटना का चित्र आपके सामने मौजूद है। जो लोग बचे आप देखते हैं कि वो इतने जबरदस्त तौर पर जख्मी हो गए कि उनकी बॉडी के बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया। और आज के समय में भी हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनमें ये रेडिएशन देखने को मिलती है। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले जापान की क्या करी दोस्तों, जापान से इस तरीके से बदला लिया। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि फिर मई के महीने में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमने क्या देखा था कि ये जो रूस की सेना थी ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है और पूरे के पूरे यूरोप में पहुंच चुकी है और फिर जर्मनी में भी एंट्री कर लेती है और फिर जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहां पर भी एंट्री कर लेती है। और अब हिटलर की कहानी खत्म होने लगी है, हिटलर के सारे सैनिक हारने लगे हैं और रशियंस जो थे, रूस की जो सेना थी वो पूरे तौर पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में घुस जाती है। और हिटलर को समझ में आ चुका है कि भैया अब मेरी कहानी खत्म होने वाली है। तो रूस की सेना से बचने के लिए वो डर जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मैंने बहुत गलत किया है और अगर मैं जिंदा पकड़ा जाऊंगा तो मेरे साथ भी बहुत गलत होगा। तो आप देखते हैं कि दोस्तों वो क्या कर लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है ना। बर्लिन के अंदर एक आप देखते हैं कि बंकर में हिटलर क्या कर लेता है दोस्तों, पकड़े जाने से पहले अपनी आत्महत्या कर लेता है। और हिटलर की मौत के साथ ही ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1945 में आप देखते हैं कि समाप्त होता है। और बड़े स्तर पर आप देखते हैं दोस्तों इसके अंदर बड़े स्तर पर करोड़ों लोग मरते हैं इस युद्ध में, लाखों लाख लोग इसके अंदर घायल हो जाते हैं और बड़े स्तर पर जान और माल की आप देखते हैं कि इसमें हानि होते हुए हमें दिखती है। तो बहुत खतरनाक युद्ध था। क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ? तो इस युद्ध के अंदर भी अगर हम लोग आपसे पूछ लें दोस्तों कि कौन से देश थे जो जीते थे, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो देश थे जिन्हें हम लोग मित्र राष्ट्र कहते हैं, ये इस युद्ध को जीत गए थे। पोलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ और रूस हुआ। ये जो ग्रुप था ना, ये इस युद्ध को जीत गया था। और हारने वाले ग्रुप कौन से थे दोस्तों? जर्मनी हुआ, इटली हुआ, जापान हुआ। इटली को भी हरा दिया गया था। इन सभी देशों ने इटली के अंदर जो इटली का शासक था ना, उसको भी खत्म कर दिया था। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि दोस्तों ये सभी चीज़ें हमें होते हुए दिखती हैं। कहाँ पर होते हुए दिखती हैं? ये पूरे का पूरा जो हमारा क्या रहा था दोस्तों, क्षेत्र था, वहाँ पर हमें होते हुए दिखती हैं। और इसके साथ ही हमने देखा कि हिटलर की कहानी खत्म हुई। लेकिन हिटलर की कहानी खत्म हुई ये तो हमने देखा, हिटलर देश के बाहर किस तरीके से देश को लेकर चल रहा था, इसकी पूरी कहानी को हमने यहाँ पर समझा। लेकिन हमें याद है कि हिटलर कब शासक बन गया था दोस्तों, है ना। हमें ये पता है कि जो हिटलर था वो 1933 में आपको दिखता है कि देश का चांसलर बन गया और फिर मार्च के महीने में ही उसने अपने आप को देश का आप देखते हैं कि तानाशाह घोषित कर लिया कि भैया मुझसे बड़ा तो फिर देश में कोई है ही नहीं। अब
देश के अंदर ये क्या कर रहा था? क्या इसने देश में सच में गरीबी को कम खत्म किया? क्या इसने देश में सच में महंगाई को खत्म किया? क्या इसने देश में सच में लोगों के जीवन को बेहतर किया? इस बिंदु को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर हमारे सामने जो हेडिंग है दोस्तों, इसे कहा जा रहा है नाज़ियों का नजरिया। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों? इसे हम लोग कह रहे हैं नाज़ी। नाज़ी मतलब हिटलर की जो पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी, उसकी सोच के हिटलर और हिटलर के साथी लोग आखिर सोचते क्या थे, उनका दुनिया को लेके क्या नजरिया था, यहां पर ये समझने की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो हिटलर की पार्टी थी, नाजी पार्टी या फिर जो नाज़ी विचारधारा थी, उसके अनुसार जो मनुष्य है एक क्या है दोस्तों, एक समान नहीं होते। हिटलर और हिटलर के साथियों का मानना था कि ऑल ह्यूमंस आर नॉट इक्वल, कि सभी मनुष्य हैं ये समान नहीं होते। हिटलर का ये कहना था। हिटलर का ये मानना था कि मनुष्य जो है ना वो नस्लों के आधार पर बटे हुए हैं, यानी कि इसमें ऊंची नस्ल भी होती है और नीची नस्ल भी होती है। हिटलर का ये कहना था कि दुनिया में जो सबसे अच्छी नस्ल है, दुनिया में जो सबसे अच्छे मनुष्य होते हैं वो होते हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यन। जर्मन आर्यन जो है, यानी कि जो खुद हिटलर था, है ना, वो अपने आप को, जो जर्मनी के आसपास के मूल लोग थे, है ना, उन्हीं को हिटलर और हिटलर के साथी जो थे वो सबसे बेहतरीन मनुष्य माना करते। तो हिटलर का कहना था कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हैं ये क्या है दोस्तों, ये सबसे बढ़िया होते हैं, ये मनुष्यों में सबसे ऊंचे क्वालिटी के मनुष्य हैं। और इसके बाद फिर और लोग आते हैं। और ये सबसे बुरा किनको मानता था? हिटलर सबसे बुरा यहूदियों को माना करता था। हिटलर का मानना था कि भैया जी ये सबसे गंदे क्वालिटी के लोग होते हैं। हिटलर की ये सोच थी। और आप देखते हैं कि वो जो बाकी नस्ल थी ना वो उनके बीच में रखा करता था। तो हिटलर सबसे ऊपर अपने आप को, और जो जर्मन नार्डिक आर्यंस थे, जर्मनी में मूल रूप से रहा करते थे, उनको मानता था। सबसे कमजोर यहूदियों को माना करता था, सबसे निचले स्तर पर रखता था। और बाकी जो नस्लें थी, एशियंस हुए, अफ्रीकन्स हुए, इनको वो बीच का माना करता था। इनके साथ भी वो कहीं ना कहीं अच्छा बर्ताव नहीं करता था। लेकिन यहूदियों से तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि वो उनको पसंद नहीं करता था। अब क्या हुआ? अब हिटलर और हिटलर की पार्टी की ये सोच थी। और जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों बड़े स्तर पर ना यहूदी लोग रहा करते थे। तो अब हिटलर यहूदियों के प्रति एक बहुत खतरनाक माहौल देश के अंदर पैदा करेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से बात करें, अगर हम साइंटिफिक तौर पर बात करें दोस्तों, हमारे जो डार्विन जी हैं, उसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारे स्पेंसर जी हैं, दो बड़े वैज्ञानिक हैं। इन लोगों ने ये बताया है कि जो मनुष्य है वो क्या करता है दोस्तों, मनुष्य जो है ना, वो क्या करता है दोस्तों कि वो अपने आप को एक बेहतर प्रतिरूप में परिवर्तित करता रहता है ना, कि जो गुण आपके पास हैं फिर वही गुण आप क्या करेंगे दोस्तों, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। और इसी तरीके से मानव सभ्यता का क्या हुआ है दोस्तों, विकास हुआ है। और साइंस हमें ये बताता है कि मनुष्य जो है क्या है, मनुष्यों में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब जो है आपको दिखता है कि एक ही अंश से पैदा हुए हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अच्छे गुण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते रहते हैं। ठीक है, और यही क्या है दोस्तों, यही हमारे विज्ञान की सोच रहा करती थी। अब हिटलर जो लोग थे ना, इनका ये मानना था कि भैया जी प्रकृति जो है, जो नेचर जो है, वहां पर क्या चलता है दोस्तों, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट चलता है ना। अगर आप जंगल की बात करें, जंगल में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली जानवर होगा वो जिंदा रहेगा, जो कमजोर होता है उसे मार दिया जाता है। तो हिटलर और हिटलर के जो साथी थे ना, इन्होंने इसी सोच को रख लिया था कि हम जर्मनी के लोग दुनिया के सबसे पावरफुल लोग बनेंगे और हम सबको समाप्त कर देंगे। और उसी के साथ साथ जो ये सबसे निचले लोग हैं, सबसे नीचे लोग हैं, यहूदी लोग, इनका तो रहना है ही नहीं, क्योंकि हम पावरफुल हैं। और प्रकृति का ये नियम है कि जो सबसे पावरफुल होता है वो हमेशा रहता है और सबसे कमजोर को खत्म कर दिया जाता है। तो इसी सोच को, ये जो हिटलर की सोच और हिटलर के साथियों की सोच थी, नाजी सोच थी, आप देखते हैं कि हिटलर बड़े स्तर पर क्या करता है दोस्तों, फैलाना शुरू कर देता है ना। और हिटलर जो था दोस्तों, इसी सिद्धांत की व्याख्या करना शुरू कर देता है। बड़े स्तर पर आप करते हैं कि हिटलर इसी सोच को रखना शुरू कर देता है। और उसका ये मानना था कि भैया जी जो लोग है ना, जो समाज के अंदर निचले लोग हैं, जो फिट लोग नहीं है, फिट लोग मतलब जो शारीरिक तौर पर अपंग हैं, जो विकलांग हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है, उनको समाज में होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके की सोच रख रहा था हिटलर। तो हिटलर और हिटलर के लोगों का ये मानना था कि जो लोग देश में फिट नहीं है, उनको भैया जी, उनके पास तो कोई अधिकार होने नहीं चाहिए और उनको तो जीवित भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ देश के अंदर शुद्ध लोग होने चाहिए, यानी कि जर्मन नार्डिक आर्यंस की देश के अंदर होने चाहिए और उन्हीं को देश के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए। कुछ इस तरीके की सोच आप देखते हैं कि हिटलर और हिटलर के साथी बड़े स्तर पर रख रहे थे। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जो हिटलर रहा था दोस्तों, ये तो था दोस्तों, बड़े स्तर पर क्या करता है, अपनी इसी सोच को पूरे के पूरे जर्मनी के अंदर फैलाना शुरू कर देता है। और उसके साथ साथ जिन इलाकों पर ये कब्जा करता है ना,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में उन इलाकों के अंदर भी क्या करता है दोस्तों, वो अपनी इसी सोच को बताता है और ये यहूदी लोगों को बहुत ही तुच्छ मानता है। और बड़े स्तर पर जो इसने यातना शिविर बनाए थे या फिर जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, उन कंसंट्रेशन कैंपों में यहूदियों को क्या करता है दोस्तों, उनको मारना भी बड़े स्तर पर ये क्या करता है, शुरू करता है। तो अब यहूदियों के साथ क्या होगा, जर्मनी में यहूदियों को किस तरीके से तिरस्कार किया गया, जर्मनी के अंदर यहूदियों को किस तरीके से समाप्त किया गया, उनके साथ क्या रवैया रहा था, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी आज की क्लास के आपके साथ कुछ क्विज के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि हिटलर से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं, ये आपको बताना है। देखिए सवाल है कि क्या हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ, ठीक है। उसके बाद युद्ध में जर्मनी की हार के कारण हिटलर बहुत दुखी था, हिटलर को अपने जीवन काल में कभी भी बंदी नहीं बनाया जा सका, या फिर ऑप्शन डी। देखिए हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ, बिल्कुल सही बात है। हिटलर जर्मनी की हार जो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में साल 1918 में, उससे बहुत ज़्यादा दुखी था, बिल्कुल सही बात है। हिटलर क्या कभी बंदी नहीं बनाया गया, ऐसा नहीं है। साल 1923 में उसने देश की सरकार को हटाने की कोशिश की थी, तो उसको बंदी बनाकर देशद्रोह का केस लगाया गया था। तो ये स्टेटमेंट सी जो है दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है, उसको बंदी बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर का जो पार्टी का चिन्ह था वो कौन सा था, हिटलर की पार्टी का चिन्ह कौन सा था, लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट या फिर कबूतर। आप सभी को बताइए जो नाजी पार्टी या फिर नाज़ी पार्टी थी, इसका जो चिन्ह था दोस्तों वो था स्वास्तिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि लोकतंत्र का विनाश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना होगा कि लोकतंत्र के विनाश जो हिटलर ने किया, इनमें से कौन सा कथन सही है, सॉरी ये बताना है। पहला है कि राष्ट्रपति 28 फरवरी 1933 को एक फ्रायर ड्राइक की घोषणा की गई। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर पद दे दिया। उसके बाद समाज पर नियंत्रण करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते बनाए गए। हिटलर के सत्ता में आने से लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। ये 4 स्टेटमेंट आपसे है, इनमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। हम सभी को पता है कि हिटलर के आ जाने से लोकतंत्र को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं मिला। उसी के साथ हमें पता है कि जो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग थे, उन्होंने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को देश का चांसलर बनाया था, है ना। 28 फरवरी 1933 को तो ड्रैग की नहीं हुई थी, और ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही बनता है, ये हमारा बिल्कुल सही कथन है। अगला सवाल है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो हमारे हिटलर भाई साहब थे, इनका जन्म आप सभी को पता है दोस्तों, ऑस्ट्रिया नामक जो देश था वहां पर हुआ था 1889 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटना के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि अमेरिका क्या था दोस्तों, जिसे हम लोग यूएसए कहते हैं, वो एंट्री करता है। तो 1942 में, साल 1942 में आप लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से एंट्री हो जाती है अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि भैया जो पर्ल हार्बर नामक इलाका था अमेरिकी नौसेना पर, उस पर क्या कर दिया गया था, उस पर अटैक किया गया था। और इसी घटना की वजह से आप लोग देखते हैं कि अमेरिका की एंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हो जाती है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों, वो हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि जर्मनी के नौसैनिक अमेरिका के नौसैनिक अड्डा पर बमबारी किसने की। जो अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था पर्ल हार्बर, उस पर किसने अटैक किया था। उस पर अटैक किया गया था दोस्तों किनके द्वारा, उस पर अटैक किया गया था जापानियों के द्वारा या फिर जापानीज लोगों के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि हिटलर किस जाति को सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था। हिटलर जो था वो किनको सबसे बेहतरीन मानव या फिर सबसे बेहतरीन नस्ल माना करता था। तो जो आर्यंस होते हैं, जर्मन नार्डिक आर्यंस होते हैं, उनको वो सबसे श्रेष्ठ माना करता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया। ठीक है, तो ये आंसर आपको देना है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 6 मार्च 1945 या फिर 15 अगस्त 1945। तो जो हिरोशिमा शहर था उस पर कब अटैक किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आपको इसका आंसर पेश करना है। अगला सवाल है कि हिटलर का संबंध निम्नलिखित किस जाति से था। हिटलर खुद किस जाति से आया करता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिटलर भाई साहब दोस्तों, आप सभी को पता है कि नार्डिक जर्मन आर्यन था, और वो अपनी इस नस्ल को बहुत ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ माना करता था, और इन्हीं को वो जर्मनी में रहने की वकालत भी किया करता था। और यहाँ तक दोस्तों हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का डिस्कशन किया। हमारी आज की इस क्लास में आखिर हमने पढ़ा क्या है दोस्तों। हमारी आज की इस क्लास में हमने हिटलर का उदय कैसे हुआ, हिटलर कैसे शासक बना, हिटलर की पार्टी की क्या सोच थी, हिटलर कितना अच्छा भाषण देता था, उसने देश में लोकतंत्र को कैसे खत्म किया,
वो दूसरे देशों पर कैसे कब्जा कर रहा था और उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, इस पूरी कहानी को हमने आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। तो दोस्तों आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और इसके अंतर्गत हमने लेक्चर 2 को आप सभी के साथ डिस्कस किया है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग आप सभी के साथ अपने लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे और उसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हिटलर ने कैसे यहूदियों के साथ बर्ताव किया देश के अंदर और उसने यहूदियों का सर्वनाश करने की कोशिश की, क्योंकि वो उनको सबसे नीच मानता था, सबसे कमज़ोर मानता था, तो उनको पूरे तौर पर आप देखते हैं कि उनका सर्वनाश किया। क्या होती है वो पूरी कहानी, वो अपने लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी को हमारी आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।